नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर अपने समस्त छात्रों का, अपने समस्त व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आजकल कक्षा 12 के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी लेकर चल रहे हैं और हमारा प्रयास ये होगा कि बोर्ड परीक्षा से पहले पहले जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हैं उनके आंसर आपको यहाँ उपलब्ध हो जाए। उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित बहुत सारे वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित हैं, जिनके लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपके लिए। आप उन वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को तो 101% देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जहां तक मेरा पहला क्वेश्चन है वो है उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन, बाजार मांग तालिका के संदर्भ में मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन, मांग की लॉज के प्रकार लिखिए या श्रेणियां बताइए। पांचवा क्वेश्चन, मांग के लॉज के मापन की कोई एक विधि बताइए। अब ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके लिए जरूर आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो हम बता ही रहे हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। आइए आज की अपनी प्रश्नोत्तरी को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ठीक है। देखिए 1 मिनट लगता है आपके चैनल सब्सक्राइब करने में, कोई ज्यादा समय तो लगता नहीं है। और फिर आपको भी तलाश एक ऐसे चैनल की होगी जो आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करवा सके। यूं तो बहुत सारे लोग दुकान खोले बैठे हैं, है ना, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ कोई दुकान नहीं है। यहाँ विद्यार्थी के साथ उसके गुरु का रिश्ता है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो मात्र ये है क्योंकि मैं रिटायरमेंट मेरा हो चुका है, ठीक है। रिटायरमेंट मेरा हो चुका है, मैं अपनी नॉलेज को बनाए रखना चाहता हूं और उस नॉलेज को आपको शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज सपोर्ट। आइए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नोत्तरी को। पहला क्वेश्चन है, मांग में संकुचन का क्या अभिप्राय। तो मांग में जो संकुचन का अभिप्राय है, देखिए जब कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी हो जाती है और जब कीमत कम होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। चलिए इसको एक चित्र द्वारा यहाँ बनाते हैं। ये मांग वक्र है और इसमें ओपी जो है ये कीमत है, ठीक है, जिसको हमने ओ वाई अक्ष पर दिखाया है और ओ एक्स अक्ष पर मान लीजिए मांग को हम प्रदर्शित करना है, ठीक है। कीमत आप देख रहे हैं ओपी, मांग की मात्रा आप देख रहे हैं ओक्यू। अब यदि कीमत में कमी हो जाए, अर्थात कीमत पूर्व की कीमत से घटकर ओपी 1 हो जाए तो इस कीमत पर मांग में क्या होता है, विस्तार हो जाएगा, अर्थात मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़कर Q2 हो गई।
कितनी वृद्धि हो गई? Q से Q2 के बराबर वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को हम विस्तार कहेंगे, मांग में विस्तार। क्या बोलेंगे? मांग में विस्तार। ठीक है। अब मान लीजिए मूल्य बढ़ जाए, मूल्य बढ़कर हो जाए OP2, और इसमें जो है क्या होगा, ये मांग वक्र का बिंदु है, मांग जो है वो कम हो जाती है, मांग हो जाती है OQ2, अर्थात मांग में कमी हो जाती है। वो कमी होती है स्थिर के बराबर, अर्थात Q2 के बराबर कमी होती है। इसको हम कहेंगे मांग में संकुचन। क्या बोलेंगे? मांग में संकुचन। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें कोई विशेष रॉकेट साइंस तो है नहीं। मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, आपको मालूम है मांग करने में। इसी को मांग में संकुचन कहेंगे। मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है, इसको मांग। मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। ओके, आगे करते। मांग में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मांग में वृद्धि से तात्पर्य यह है कि उसी कीमत पर जब मांग वक्र पूर्व के मांग वक्र से सककर आगे बढ़ जाता है, दूसरा मांग वक्र बन जाता है, यानी कीमत हमारी ओपी ही है, और इसी कीमत पर नया मांग वक्र हमारा ये डी, पहले डी था, अब D1 हो गया। अब जो ये मांग में यहाँ पे ये वृद्धि हुई है, यानी OQ3, तो इसको हम कहेंगे मांग में विस्तार। उसी कीमत पर ये जो विस्तार है, मांग में परिवर्तन के कारण, मांग कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं हो रहा, अपितु कीमत यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व के कारण मांग में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मांग वक्र पूर्व के मांग वक्र से ऊपर की ओर खिसक गया है, अर्थात मांग में वृद्धि। ठीक है। संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? संयुक्त मांग, देखिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए एक वस्तु के साथ हमें अन्य वस्तु को भी खरीदना होता है या उसकी मांग करनी होती है। जब बहुत सारी वस्तुओं की एक साथ मांग की जाती है, संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे गाजर का हलवा बनाना हो तो मावा भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, गाजर भी चाहिए, समझ गए हो ना, संयुक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पन्न मांग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, व्युत्पन्न मांग, इसको परोक्ष मांग भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए नहीं अपितु उत्पादन करने के लिए उसकी मांग की जाती है, तो उसको हम व्युत्पन्न मांग अथवा परोक्ष मांग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफिन के विरोधाभास से क्या अभिप्राय? मांग का नियम जानते हैं ना? मांग का नियम जानते हैं। मांग का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, जबकि अन्य बातें समान रहती है। लेकिन प्रोफेसर गिफिन ने बताया कि कुछ वस्तु ऐसी होती है कि उनके मूल्य कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है, और मूल्य के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग का नियम लागू नहीं होता। इसी को गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। गिफिन की जो वस्तुएं होती है उनको हम घटिया वस्तुएं मानते हैं। जैसे डालडा घी शुद्ध देसी घी की तुलना में घटिया वस्तु, तो गिफिन की वस्तुएं कहलाती है। और जब हमारी आय बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, घटिया वस्तु की मांग मूल्य कम होने पर भी नहीं करते, अच्छी वस्तु की मांग करना चाहिए। अर्थात गिफिन की जो वस्तुएं होती हैं उनका जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि उनकी कीमत प्रभाव जो है धनात्मक। तो गिफिन का विरोधाभास ये बताता है कि मूल्य में कमी के फलस्वरूप मांग में कमी होती है, और मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है। मांग के नियम के साथ तो उल्टा ही है। तो इसको गिफिन का जो विरोधाभास कहते हैं, और गिफिन की वस्तु जो है मांग के नियम का अपवाद मानते हैं। समझ आ गया होगा आपकी गिफिन का विरोधाभास। एग्जाम में कहिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में भी गिफिन के विरोधाभास को आपसे पूछा जा सकता है ना? गिफिन की वस्तु से आप क्या समझते हैं?
है ना, डालडा घी देसी घी की तुलना में घटिया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो घटिया वस्तुएं होती हैं, यानी कि गिफिन की वस्तुएं होती हैं या गिफिन के पदार्थ होते हैं, उनका आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। याद रखिए। मांग की लॉज से क्या अभिप्राय है? अब देखिए, मैं इसकी पूरी परिभाषा आपको बता रहा हूं, और आपको स्क्रीन पर तो मिलेगी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, और यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है? बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु के मूल्य में एक निश्चित मात्रा में कमी होने पर उसकी मांग में अधिक वृद्धि होती है या कम। तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी आती है या कम। ये याद कर लीजिए, परिभाषा मार्शल की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की कीमत लॉज का सूत्र लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कीमत लॉज का सूत्र। अब कीमत 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 लॉज का जो सूत्र है वो है ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये तो सूत्र के रूप में हो गया। ठीक है, यहां पर ईडी मांग की मूल्य सापेक्षता के लिए या लॉज के लिए, मांग की कीमत लॉज के, की कीमत लॉज पूरा नाम है इसकी। मांग की लॉज का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की मूल्य लॉज, कीमत लॉज। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मूल्य सापेक्षता या लॉज। तो ईडी जो है मांग की लॉज के लिए है। ठीक है, सूत्र में। और ये डेल्टा है, गणितीय प्रतीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये प्रतिशत परिवर्तन के लिए है, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और डेल्टा क्यू क्या है? ये है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में परिवर्तन, ये लिखा है डेल्टा। मांग में परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन बोलेंगे इसको, मांग में आनुपातिक, आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन। और ये डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। समझ में आ गया होगा? तो ये सूत्र है। इसको अगर आप हिंदी में वैसे लिखना चाहें तो लिखिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, और ये होता है ईडी यानी मांग की लॉज। तो ये सूत्र मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, और यहां पे हमने सूत्र लिख दिया है, तो आपको पता चल गया है मांग की कीमत लॉज का सूत्र। मांग की आड़ी लॉज को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, मांग की आड़ी लॉज, मांग की आड़ी लॉज यानी एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे एक्स यानी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन। क्योंकि आड़ी मांग जो होती है, आप यानी जिस वस्तु की मांग की जा रही है उसके स्वयं के मूल्य पर नहीं, अपितु उससे संबंधित दूसरी वस्तु के मूल्य पर की जाती है, इसको आड़ी मांग कहते हैं। यहाँ सूत्र के रूप में मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं। देखिए, यानी ई ये बराबर होता है डेल्टा एक्स में परिवर्तन बटे डेल्टा वाई, यानी वाई की कीमत में परिवर्तन बटे एक्स की मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। आड़ी लॉज का सूत्र हो गया ये।
फिर लोचदार मांग किससे कहते हैं? लोचदार मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं या 5 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है पूर्णतः लोचदार, दूसरा होता है अत्यधिक लोचदार, फिर होता है लोचदार, ठीक है, बेलोचदार और फिर पूर्णतः बेलोचदार। तो ये 5 प्रकार हुए। जब वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन मांग में होने वाले परिवर्तन के ठीक बराबर होता है, उसे हम लोचदार मांग की लोच कहते हैं। मूल्य का जो परिवर्तन है मांग के परिवर्तन के बराबर होता है, लोचदार कहते हैं। ठीक है, तो लोचदार मांग की लोच का क्या अभिप्राय है? लोचदार मांग किसे कहते हैं? जब वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन यानी प्रतिशत परिवर्तन के ठीक बराबर होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन के ठीक बराबर होता है, उसे हम लोचदार मांग कहते हैं। कुल व्यय नीति का प्रतिपादन किसने किया? बहुत थोड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। प्रोफेसर मार्शन ने कुल व्यय नीति का प्रतिपादन किया। याद रखिए, कुल व्यय नीति का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर मार्शन ने कुल व्यय नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मांग की आय लोच को परिभाषित कीजिए। आय लोच यानी कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम मांग की आय लोच कहें। ठीक है, व्यक्ति की आय में परिवर्तन बटे मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, ईडी बराबर। चलिए, किन वस्तुओं की मांग, यहां पे मैंने 3 क्वेश्चनों को मिक्स किया है। इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही महत्वपूर्ण है और मैं 3 क्वेश्चन लिखता उससे अच्छा है कि एक ही मैं तीनों को बता दूं। किन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है? आरामदायक वस्तु यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। ठीक है, और बेलोचदार अनिवार्य आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अत्यधिक लोचदार विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है ना? बिना के समझ आ गया होगा। लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार। तो बेलोचदार जो है अनिवार्य आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी होती है बेलोचदार। आरामदायक जो आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती है उनकी मांग लोचदार होती है। और अत्यधिक लोचदार जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनकी होती है अत्यधिक लोचदार। इसको हम लिखेंगे ईडी ग्रेटर देन 1, मांग की मूल्य सापेक्षता 1 से अधिक। ठीक है, ईडी बड़ी है 1 से, चिन्ह उल्टा लग गया, ऐसे लगेगा। मांग की मूल्य सापेक्षता ईडी ग्रेटर देन 1, अत्यधिक लोचदार, और लोचदार ईडी इक्वल टू 1, ये लोचदार हो गया आरामदायक वस्तु की। और बेलोचदार यानी ईडी लेस देन 1, मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से कम। तो किन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है? तो आरामदायक, और सूत्र के रूप में इसे ईडी बराबर 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बेलोचदार अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तु की होती है, इसको सूत्र के रूप में ईडी लेस देन 1 यानी कि मांग की मूल्य सापेक्षता छोटी है 1 से। और अत्यधिक लोचदार ये विलासितापूर्ण वस्तु की होती है, इसको हम ईडी ग्रेटर देन 1 कहते हैं। समझ में आ गया हो? पूर्ण बेलोचदार मांग से क्या अभिप्राय है? देखिए, जब मूल्य में लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो और मांग की मात्रा में, है ना, मूल्य में अनंत परिवर्तन हो और मांग की मात्रा में लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो। जब मूल्य में अनंत परिवर्तन हो जाए और मांग की मात्रा में लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो तो उसको
ऐसी वस्तु की मांग की लॉज को हम क्या बोलते हैं? पूर्णतया बेरोजगार मांग। देखिए चित्र में, ये चित्र है, ओ एक्स अक्ष पर हम मांग की मात्रा, एक्स वस्तु की मांग की मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहां पर एक्स वस्तु का मूल्य प्रदर्शित किया जा रहा है। मूल्य ओपी के बराबर है, ठीक है। और ये जो है ये डीडी मांग वक्र है, बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा होगी ये डीडी मांग वक्र है। ये मूल्य जो है ओपी के बराबर है, मांग ओक्यू के बराबर है। अब यदि मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़कर हो जाता है OP1, तो क्या होता है? मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग OQ रहती है। मूल्य घट जाता है, OP2 हो जाता है, मांग फिर भी वही रहती है। तो इस प्रकार की जो मांग की मूल्य सापेक्षता होती है या लोच होती है मांग की, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णतया बेरोजगार मांग। और इसको सूत्र के रूप में हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, AD बराबर 0। ये एक पूर्णतः काल्पनिक होती है, व्यवहारिक जगत में इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं पाई जाती जिसकी मांग पूर्णतः बेरोजगार। समझ में आ गया होगा ना? मूल्य में अनंत परिवर्तन होने पर भी मांग की मात्रा में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसी मांग की मूल्य सापेक्षता को पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। पूर्णतया बेरोजगार मांग को परिभाषित कीजिए। जब मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, इन्फिनिट परिवर्तन हो जाए, अनंत, इन्फिनिट का चिन्ह देखिए ऐसा होता है, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे ED बराबर इन्फिनिट, मांग की मूल्य सापेक्षता अनंत, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग में अनंत परिवर्तन हो जा रहा है। चित्र देखिए, ओपी मूल्य है, ये मांग है, मांग की मात्रा एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु का मूल्य, और ये एक हमने ये मांग वक्र बना दिया, इसको हम डीडी मांग वक्र कह रहे हैं। मूल्य ओपी रहता है, मांग ओक्यू के बराबर है। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग बढ़कर OQ2 हो जा रही है। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग घटकर OQ1 हो जा रही है। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग शून्य हो जा रही है। तो इस प्रकार का जो मांग वक्र होता है उसको पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहते हैं, और इसको सूत्र के रूप में हम लिखते हैं ED बराबर इन्फिनिट, मांग की लॉज अनंत। समझ में आ गया होगा? अब इसको परिभाषित शब्दों में करना है। पूर्णतया लोचदार मांग को परिभाषित कीजिए। जब मूल्य में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसको पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, या पूर्णतया मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लोचदार, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं सापेक्ष। ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही अर्थ है। और बेलोचदार, इसके लिए हम कहते हैं निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द, सापेक्ष निरपेक्ष। बेरोजगार के लिए निरपेक्ष और लोचदार के लिए सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे ऐसे नहीं पूछते कि मांग की लॉज की श्रेणियां बताइए, आपसे पूछते हैं मांग की मूल्य सापेक्षता की श्रेणियां बताइए, तो थोड़ा परेशानी में पड़ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कीमत में 10% परिवर्तन होता है, मांग में 20% परिवर्तन होता है, तो मांग की लॉज कैसी होगी, या मांग की लॉज ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, पीडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मांग में परिवर्तन हो रहा है 20% और मूल्य में परिवर्तन है 10%, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कीमत में परिवर्तन 10% और मांग में प्रतिशत 20% परिवर्तन। तो सूत्र में रख लेंगे,
अब ईडी का आंसर जानेंगे, शून्य से शून्य काट दिया तो क्या आया, ईडी बराबर 2, और 2 जो है 1 से अधिक है, तो ईडी ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा 2 है ना, 2 1 से ज्यादा तो होता है, तो इसलिए हमने लिखा ईडी ग्रेटर देन 1, अंक की मूल्य सापेक्षता 1 से अधिक। किस प्रकार की वस्तुओं की होती है, अभी बताया था, विलासिता की वस्तुओं की। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, इकाई से कम होती है। कैसी होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से कम होती है, प्राय अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से कम होती है। आवश्यक अनिवार्य एक ही बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल के पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।